अजी जल्दी जल्दी चलिए जी, काम पर पहुंचने में लेट हो गए तो मालकिन खूब बातें सुनाएंगी। एक तो सुबह से शाम तक काम करते करते हालत खराब हो जाती है। मालकिन इतना काम लेती है कि अब मन नहीं करता उनके यहाँ नौकरी करने का। ऐसे ही दोनों बात करते करते मालकिन के घर पहुंच गए और उस हवेली में काम करने लगे। लेकिन काम करते हुए अचानक से टुन्नू के हाथ से शीशे का शोपीस टूट गया। तुमने इतना महंगा शोपीस तोड़ दिया, रुक अभी बताती हूँ तुझे। ऐसा कहकर वो उसे मारने पीटने लगी। नहीं मालकिन, मत मारो मत मारो मत मारो मालकिन, मत मारो। आज के बाद अगर तुमने कोई चीज तोड़ी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हवेली की मालकिन उन दोनों के साथ बड़ी ही बुरी तरह से पेश आती है, जिससे वो दोनों बड़े दुखी हो जाते हैं। शाम को घर लौटकर भी उन दोनों के आंसू थम नहीं रहे थे। हम गरीबों की भी कोई इज्जत नहीं होती, जो आता है दुत्कार कर चला जाता है। बिल्कुल सही कहा जी आपने। जी तो चाहता है वो काम छोड़ दे। सही कहा तुमने। मेरा भी दिल नहीं करता कि मैं वहाँ काम करूँ, तो क्यों ना हम खुद का कोई काम ही शुरू करें। बात तो तुम ठीक कह रहे हो जी, लेकिन कौन सा काम करे वो समझ नहीं आ रहा। खैर, रात बहुत हो गई है, अब मैं खाना बना देती हूँ। इसके बाद रीमा खाने में दाल चावल बना देती है, जिसे खाकर दोनों आराम से सो जाते हैं। लेकिन अगले दिन भी जब वह काम पर जाते हैं तो मालिक और मालकिन फिर से ठीक से काम ना करने के कारण उन्हें खूब सुनाते हैं, उनकी खूब बेइज्जती करते हैं। फिर शाम को घर आकर बस जी, अब और नहीं, मैंने फैसला कर लिया। अब मैं और उस घर में काम नहीं करूंगी। रोज रोज यूं जिल्लत की जिंदगी नहीं जी जाती है। तो हम और करेंगे भी क्या रीमा, हमें और कोई काम आता भी तो नहीं है। आप कहते हैं ना कि मैं छोले समोसे बहुत अच्छे बनाती हूँ, तो क्यों ना हम इसी का कोई काम शुरू करें। लेकिन इसके लिए पैसे भी तो चाहिए। पैसे? मैंने थोड़े से पैसे जोड़ कर रखे हैं, साथ ही मेरे पास एक सोने की अंगूठी भी है। क्यों ना हम इसे गिरवी रखकर छोले समोसे का ठेला लगाएं। रीमा की बात मानकर टुन्नू सुनार से कुछ पैसे उधार ले आता है, जिसके बाद वह रीमा के साथ बाजार जाकर जरूरत का सारा सामान ले आता है। और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर रीमा छोले समोसे बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। फिर सारी तैयारी करने के बाद दोनों छोले समोसे बेचने के लिए बाजार की ओर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद एक ग्राहक उनके पास आता है। कैसे दी प्लेट? ज्यादा महंगी नहीं है, बस 30 रुपए प्लेट, साथ में सलाद और चटनी मुफ्त है। अरे वाह, फिर तो जल्दी से एक प्लेट लगा दो। टुन्नू जल्दी से ग्राहक को एक प्लेट लगाकर दे देता है। वाह, क्या स्वाद है! इतने अच्छे छोले समोसे तो हमने कभी नहीं खाए। वाह बेटा, ये समोसे खाकर तो मजा ही आ गया। इसी तरह अब और भी ग्राहक उनके पास आने लगे और पहले दिन ही उनकी अच्छी कमाई होने लगी। और कुछ दिनों में बाजार में उनके ग्राहक और भी ज्यादा बढ़ गए। फिर कुछ ही दिनों में उनकी कमाई और भी ज्यादा बढ़ गई। जिनके पास पहले खाने का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता था, लेकिन अब उनकी तरक्की देख उनके दोस्त भी जलने लगे। अरे वाह टुन्नू, रीमा, आप दोनों ने तो बड़ी तरक्की कर ली। लगता है धंधा काफी अच्छा चल रहा है। हाँ, बस यूं समझो, कालू ऊपर वाले की कृपा बरसी है हम पर। वैसे एक बात कहूँ, क्यों ना हम पार्टनरशिप में मिलकर एक ढाबा खोल लें और उसी में छोले समोसे बनाकर बेचे। आधा पैसा मैं लगाऊंगा और आधा तुम। विचार बुरा नहीं है कालू। अब वो मिलकर पैसे मिलाकर एक ढाबा खोल लेते हैं। ढाबा खोलने के बाद उनका काम और अच्छा चलने लगता है। फिर एक रोज जब कालू पैसे लेकर घर जाता है तो उसकी पत्नी कहती है, यह क्या है जी, आप फिर से इतने से ही पैसे लेकर घर आए हो? जब वो ढाबा तुम दोनों का है तो दोनों को आधा आधा हिस्सा मिलना चाहिए ना। लेकिन 60% तो वह पति पत्नी ही रख लेते हैं। गोरी, छोले समोसे का सारा खर्चा वो दोनों ही करते हैं। साथ ही सारे छोले समोसे रीमा अकेले बनाती है, तो उनकी मेहनत भी तो बनती है ना। हाँ, तो तुमने भी तो ढाबा खोलने के लिए बराबर पैसे दिए। मैं कह रही हूँ, वो दोनों बड़े ही चालाक है, सब पैसे खुद रख लेते हैं और तुम्हें थोड़ी सी चिल्लर पकड़ा देते हैं। ये कैसी बातें कर रही हो गोरी? वो दोनों बहुत ईमानदार हैं और रीमा भी बड़ी मेहनती है। अब वह छोले समोसे बनाती है तो इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि सारे पैसे वह रखेगी। छोले समोसे तो मैं भी बना सकती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और जितने पैसे उन्होंने उस ढाबे में लगाए थे ना, वो तो वह दोनों कब के वसूल भी कर चुके हैं। इसीलिए अब आप उन पर विश्वास करना छोड़िए
और मैं तो कहती हूँ आप मौका मिलते ही कैसे भी करके वो ढाबा अपने नाम करवा लेना। टुन्नू बहुत बीमार हो गया था। तब टुन्नू कुछ दिन के लिए बेड रेस्ट पर आ जाता है। तो इस बात का फायदा उठाकर एक रोज वो धोखे से रीमा के साइन एक पेपर पर करवा लेता है। रीमा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसे कुछ पता भी नहीं चलता। और एक दिन निकल जाओ अब तुम इस ढाबे से। आज से ये ढाबा हमारा है। बहुत झोल कर लिया तुमने। अब हम अपना ढाबा खुद चलाएंगे। और अगर आज के बाद तुम इस ढाबे की तरफ नजर भी आई ना, तो मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। ये आप क्या कह रही हो भाभी कि ढाबा हमारा भी है? है नहीं था, अब ये सिर्फ हमारा है। चलो अब निकलो यहाँ से। तुमने खुद इस पेपर पर साइन किए थे। कालू भैया, आप तो बहुत ही लालची हो। आपको पता है, आपका दोस्त बिस्तर पर पड़ा है। उस बात का आपने फ़ायदा उठाया और हमारे साथ धोखा किया। तो तुम दोनों ने कौन सा मेरे साथ सही किया है? मुझे थोड़े से पैसे देकर खुद ज्यादा रख लेते थे। चलो अब जाओ यहाँ से। रीमा दुखी होकर घर की ओर आ जाती है और अगले दिन अपना पुराना ठेला लेकर बाजार में जाकर उस पर छोले समोसे बेचने लगती है। उधर गोरी भी अपने पति के साथ सुबह ढाबे पर आती है और छोले समोसे बनाकर बेचने लगती है। लेकिन उसके बने हुए छोले समोसे किसी को भी पसंद नहीं आते। छी छी, ये कैसे छोले समोसे बनाए? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। जब रीमा छोले समोसे बनाती थी तो उसका स्वाद ही अलग होता था, लेकिन इस छोले समोसे में ना तो मिर्ची का स्वाद आ रहा है ना आलू का। ऐसा लग रहा है जैसे छोले पानी में घोल दिए हो और आलू का मसाला भी कच्चा है। मैं तो ऐसे खा ही नहीं सकता। छी। धीरे धीरे उनके ढाबे पर लोग आना बंद कर देते हैं। मुझे तो लगता है लोगों की मति मारी गई है, जो इतने अच्छे स्वाद को भी ना कहकर चले जा रहे हैं। उधर रीमा ने फिर से ठेले पर छोले समोसे बेचना शुरू कर दिया। उसे बेचता देख अब ग्राहक उसके पास जाने लगे और कुछ ही दिनों में वो अच्छे खासे पैसे जोड़ लेती है, जिसके बाद वो खुद का अलग ढाबा भी खोल लेती है। फिर जब टुन्नू पूरी तरह से ठीक हो जाता है, ये सब क्या है रीमा? फिर रीमा उसे सारी बात बताती है। वो कालू इतना घटिया निकलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ। नहीं नहीं जी, रहने दीजिए। हमने अपनी मेहनत से अब सब कुछ हासिल कर लिया है और जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान की कृपा थी जो मैं ये सब कर पाई। अपनी पत्नी के साथ मिलकर अब टुन्नू उस ढाबे को चलाता है, जिससे उसे खूब अच्छी कमाई होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लालच के चक्कर में गौरी और उसका पति अपना सब कुछ खो बैठते हैं और आखिर में उन्हें अपना ढाबा बंद करके लोगों के घरों में काम करना पड़ता है। वहीं अब रीमा और टुन्नू खुशी खुशी रहने लगते हैं। घने जंगल में जहाँ पक्षियों की चहचहाहट थी, अचानक मौसम बदल जाता है। जंगल में हर दिन बारिश होने लगती है। गौरी कौवी अपने पति कालू कौवा और बेटी मुन्नी के साथ रहती थी। वे बहुत मुश्किल की जिंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि कालू शराब पीकर हर समय शराब के नशे में ही रहता और बेचारी गौरी अमीर पक्षियों के घरों में काम करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालती थी। उन दिनों बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। हर दिन बारिश हो रही थी। आज भी बहुत तेज बारिश हुई। मुन्नी स्कूल गई हुई थी। गौरी अपनी बेटी को लेकर बहुत चिंतित हो रही थी। हाँ, हे भगवान, बाहर इतनी तेज बारिश है और मुन्नी स्कूल गई हुई है। मुन्नी के पास रेनकोट भी नहीं है। अगर उसे ठंड लगे तो क्या होगा? सुनिए जी, उठिए, जरा जाकर अपनी बेटी मुन्नी को तो देखाओ कि अभी तक आई क्यों नहीं। बाहर बरसात बहुत जोरों से हो रही है। लेकिन कालू ने तो इतनी शराब पी रखी थी, वो तो हाँ या ना में जवाब भी नहीं देता, बस सोया हुआ था। तभी मुन्नी आ जाती है। अपनी बेटी को सही सलामत देखकर गौरी खुश हो जाती है। भगवान का शुक्र है कि तुम सही सलामत आ गई बेटा। बारिश इतनी तेज थी कि तू जरा स्कूल में ही रुक जाती थी। जब बारिश रुकती तो फिर तू घर आ जाती थी। माँ, मेरे सभी दोस्तों के पास रेनकोट है सिवाय मेरे। सभी सहेलियाँ छुट्टी के बाद अपने अपने घरों को वापस चली गई। तो माँ, मैं वहाँ अकेली स्कूल में कैसे रहती? माँ, आपने पिछले साल भी बरसात के मौसम में मुझसे वादा किया था कि आप मुझे रेनकोट लेकर देंगी, पर आपने पिछली बार भी नहीं लेकर दिया। माँ, इस बार तो मुझे रेनकोट ले दे माँ। सच में
बरसात में भीगकर बहुत सर्दी लगती है। गोरी अपनी बेटी की बातें सुन रही थी और उसका मन बहुत दुखी हो रहा था। वो अपनी बेटी को क्या बताती कि वो तो घर को बहुत मुश्किल से चला रही है। वो अपनी बेटी को रेनकोट कहाँ से दिलाती, फिर वो अपनी बेटी को भोजन खिलाकर सुला देती है। अगले दिन फिर से बरसात शुरू हो जाती है और अब की बार तो बरसात ऐसी हो रही थी कि पहले कभी न हुई हो। लेकिन शराबी कालू तो ऐसा अपने शराब के नशे में सोया हुआ था कि उसे तो बरसात की कोई चिंता ही नहीं थी। मुन्नी बेटा, आज तू स्कूल जाने को रहने दे। कल भी तू बरसात में इतना भीग कर आई थी। अगर आज फिर बरसात में भीगी तो कहीं तू बीमार ना हो जाए। मुन्नी स्कूल से छुट्टी कर देती है। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन बरसात और भी तेज हो रही थी और अब तो उनके घर की छत टपकने लगती थी और पूरे जंगल में बाढ़ आ चुकी थी। गोरी की सांसें रुक रही थीं इतनी तेज बरसात को देखकर। मुझ गरीब का घर भी बहुत कमजोर है कि ऐसा ना हो फिर अगर टूट जाए। अब मैं क्या करूं? अगर घर में रहूं तब भी मरती हूं, अगर बाहर जाती हूं तो तब भी मरती हूं। अब मैं अपनी बेटी को लेकर जाऊं तो कहाँ जाऊं? और ये मेरा निखट्टू पति ऐसे सो रहा है जैसे घोड़े बेचकर सो रहा हो। अरे सुनिए, अब तो उठ जाए। अब तो बरसात का पानी हमारे घर में आने लग गया है। अगर तुम ना उठे तो बरसात के पानी में ही डूबकर मर जाओगे। माँ, बारिश के पानी को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हम इस पानी में डूबकर मर जाएंगे? नहीं बेटा, भगवान हमें बचा लेंगे। तुम प्रार्थना करो तुम्हारे पापा का नशा टूट जाए और ये होश में आ जाए, फिर मुझे भी कुछ हौसला हो जाएगा। ऐसे अकेले तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। फिर देखते ही देखते बरसात का पानी उनके घर में आने लग जाता है। छत से टपकने वाले पानी के कारण गीला होने से कालू की आंख भी खुल जाती है। गोरी, इतना पानी कहाँ से आया? तुम तो अपनी शराब के नशे में थे, तुम्हें क्या खबर हमारी। अब भी अगर तुम ना जाओगे तो हम तो पानी में डूबकर मर जाएंगे। कालू भी शर्मिंदा होता है। गोरी, मुझे माफ कर दो। आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी शराब के कारण आज मेरा पूरा परिवार हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं आज के बाद शराब कभी नहीं पीऊंगा। आज इस बरसात के पानी ने मेरी आंखें खोल दी है। गौरी, तुम ऐसा करो, मेरी मुन्नी का ध्यान रखो। मैं बाहर जाता हूँ और देखता हूँ कि हम कैसे यहाँ से सुरक्षित निकल सकते हैं। फिर कालू बाहर निकलता है। बाहर तो हर तरफ पानी ही पानी था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने परिवार को किस दिशा में लेकर जाए। फिर अचानक से उसे एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा तैरता हुआ दिखाई देता है जिस पर टेंट लगा हुआ था। कालू हिम्मत करके उस तैरते लकड़ी के टुकड़े के पास पहुंच जाता है और फिर अपनी पत्नी और बेटी को भी उस लकड़ी के टुकड़े पर बिठा लेता है। लकड़ी का टुकड़ा तैरते हुए उन्हें जाता है। जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक वे सब टेंट के घर में रहते हैं। वे इस बाढ़ में डूबने से बच जाते हैं। बारिश रुकने के बाद वे एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं। फिर कालू अपने परिवार के लिए एक अच्छा मजबूत घर बनाता है और फिर कालू एक अच्छा पक्षी बन जाता है। बर्फीली हवा हड्डियों को कंपा देने वाली थी, लेकिन कालू कौवे के घर के अंदर का माहौल मौसम से भी ज्यादा ठंडा और निर्दयी था। गोरी कौवी मूंगफली खा रही थी, जबकि कालू की बूढ़ी माँ कोने में फटे हुए कंबल में ठिठुर रही थी। अरे ओ बुढ़िया, कब तक वहाँ कोने में पड़ी रहेगी? देख नहीं रही घर में पानी खत्म हो गया है? जा बाहर से बर्फ पिघलाकर पानी ला। वाह, बाहर बहुत बर्फ गिर रही है। मेरे पंख काम नहीं कर रहे। मुझे थोड़ी सी मूंगफली दे दे, पेट में बहुत दर्द है। काम चोर कहीं की, खुद तो कुछ करती नहीं, ऊपर से मूंगफली चाहिए। ले ये खा। गौरी ने जानबूझकर 2 दिन पुरानी सूखी रोटी का एक टुकड़ा माँ की तरफ फेंका। माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने चुपचाप रोटी उठा ली। तभी कालू अंदर आया, जो खुद ठंड से कांप रहा था। उफ, आज तो जानलेवा ठंड है। गोरी, जल्दी से कुछ गरम खाने को दो। जी, मैंने आपके लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई है, आप खाइए। लेकिन ये आपकी माँ, ये मुझे चैन से जीने नहीं देती। सारा दिन बस खांसती रहती है। माँ, तुम थोड़ा धीरे नहीं खांस सकती? गोरी को परेशानी होती है। बेटा भी बदल गया। मेरे पास वो चांदी का जादुई सिक्का है जो पुश्तैनी है, लेकिन उसकी शक्ति तभी जागेगी जब कोई मुझे दिल से प्यार करेगा। यहाँ तो मेरा कोई मोल नहीं। और बाहर
बर्फीला तूफान तेज हो गया था। गौरी ने घर में झाड़ू लगाते हुए जानबूझकर एक मिट्टी का बर्तन गिरा दिया और सारा दोष माँ पर डाल दिया। हाय, मेरी किस्मत फूट गई। कालू जी, देखिए आपकी माँ ने क्या किया, मेरा पसंदीदा बर्तन फोड़ दिया। अब मैं इस घर में इस बुढ़िया के साथ एक पल नहीं रहूंगी। या तो ये रहेगी या मैं और जग्गू। माँ, अब बहुत हो गया। तुम्हारी वजह से मेरे परिवार में क्लेश हो रहा है। मैंने कुछ नहीं किया। बर्तन तो गौरी के पंख से। बस एक शब्द और नहीं, अपना सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। बेटा, बाहर तूफान है, मैं मर जाऊंगी। तो मर जाओ, हमें चैन तो मिलेगा। जग्गू, अपनी दादी का वो पुराना पोटली बाहर फेंक दे। कालू और गौरी ने मिलकर बूढ़ी माँ को धक्के मारकर घर से बाहर बर्फ में निकाल दिया। माँ जी बर्फीली हवाओं से लड़ती हुई पास के पेड़ पर रहने वाले कबूतर और लूसी के पास पहुंची। लूसी बेटी, दरवाजा खोलो। माँ जी, आप इस हालत में? क्या हुआ? कालू और गौरी ने मुझे निकाल दिया, मुझे बचा लो। चलो लूसी, हम अभी कालू के घर चलते हैं, ये अन्याय है। वे तीनों कालू के घर जाते हैं। लूसी जोर से दरवाजा खटखटाती है। कालू, शर्म नहीं आती तुझे? अपनी बूढ़ी माँ को इस तूफान में बाहर निकाल दिया। गौरी बाहर निकलती है, उसके हाथ में एक डंडा है। ए लूसी की बच्ची, तू हमें सिखाएगी? निकल यहाँ से, वरना तेरा भी वो हाल करूंगी जो सोचा नहीं होगा। गौरी ने लूसी पर डंडे से वार किया और कालू ने उन्हें वहां से चले जाने को कहा। कबूतर, तुम लोग चले जाओ, वरना बुरा होगा। ये हमारा निजी मामला है। लूसी और कबूतर मजबूर होकर माँ जी को अपने घोंसले में ले आए, लेकिन उन्होंने भी असमर्थता जताते हुए कहा कि वे उन्हें हमेशा नहीं रख पाएंगे। माँ जी, हमारा घर बहुत छोटा है। आज रात आप यहाँ रुक जाइए, लेकिन हमें माफ कीजिएगा, हम आपको हमेशा नहीं रख पाएंगे। अगले दिन बर्फबारी थोड़ी कम हुई थी, लेकिन ठंड बरकरार थी। माँ जी एक सूखे पेड़ के नीचे बर्फ पर बैठी अपनी पुरानी पोटली सीने से लगाए रो रही थी। तभी रीमा चिड़िया वहां से गुजरी। वह बहुत गरीब थी और दाने की तलाश में निकली थी। अरे, ये तो कालू की माँ है। रीमा नीचे उतरी और माँ के पास गई। माँ का शरीर ठंड से नीला पड़ रहा था। माँ जी, आप यहाँ बर्फ में क्यों बैठी हैं? मुझे मेरे बेटे ने निकाल दिया। मेरे पास जाने को कोई जगह नहीं है। रीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी फटी हुई शॉल माँ के ऊपर डाल दी। आप चिंता मत कीजिए, मेरा घर छोटा है, गरीब हूँ, लेकिन दिल में जगह बहुत है। आप मेरे साथ चलिए। उन्हें अपने घर ले गई। रीमा का घर मिट्टी और तिनकों का बना था, जहाँ उसके 2 बच्चे गुड़िया और कुकू भूख से बिलख रहे थे। माँ, तुम आ गई? कुछ खाने को लाई? हाँ बेटा, और देखो, आज हमारे घर नानी माँ भी आई हैं। रीमा ने जो थोड़े से दाने जमा किए थे उन्हें पकाया। उसने अपने हिस्से का खाना माँ जी को दे दिया। माँ जी, ये लीजिए, गरम है, शरीर में जान आएगी। बेटी, तूने अपने हिस्से का खाना मुझे दे दिया, तू क्या खाएगी? मेरा पेट तो आपको खाते देख ही भर गया। दिन बीतते गए। रीमा काम पर जाती और माँ जी बच्चों का ख्याल रखती। वे उन्हें कहानियां सुनाती और रसोई संभालती। बच्चे अब उन्हें सगी नानी से ज्यादा प्यार करने लगे थे। रीमा अपनी हैसियत से बढ़कर माँ जी की सेवा करती। एक रात बाहर भयंकर तूफान था और घर की छत से पानी टपक रहा था। रीमा ने घर का आखिरी सूखा कंबल माँ जी को ओढ़ा दिया और खुद एक कोने में सिकुड़कर बैठ गई। माँ जी की आंखों से आंसू निकला और उनकी पोटली पर गिरा। अचानक सिक्का हवा में उड़ा और देखते ही देखते मिट्टी की दीवारें चांदी में बदलने लगीं। टपकती छत मजबूत और चमकदार चांदी की बन गई। हे भगवान, ये सब क्या है? ये मेरे चांदी के सिक्के का जादू है बेटी। ये सिक्का एक ऐसे दिल की तलाश में था जो निस्वार्थ सेवा करे। कालू और गौरी ने मुझे ठुकरा दिया, लेकिन तूने मुझे अपनी माँ समझा। अब ये चांदी का महल तेरा है। रीमा और बच्चे खुशी से माँ जी के गले लग गए। जंगल में खबर आग की तरह फैल गई कि रीमा का घर चांदी का हो गया है। जब यह बात कालू और गौरी को पता चली तो वे लालच में वहां पहुंचे और माफी का नाटक करने लगे। माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, हम आ गए, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। हाँ माँ जी, मुझे तो रात भर नींद नहीं आई आपकी चिंता में। चलो अब अपने असली घर चलो, या फिर हम यहीं आपके साथ रह लेते हैं। रुक जाओ वहीं, खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया।
माँ, मैं तो आपका बेटा हूँ, खून का रिश्ता है हमारा। खून का रिश्ता तुमने उसी दिन खत्म कर दिया था जब तूफान में मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। ये रीमा पराई है, लेकिन इसने मुझे वो सम्मान दिया जो तुमने कभी नहीं दिया। लेकिन माँ जी, वो सिक्का। ये सिक्का ममता और सेवा की भाषा समझता है, लालच की नहीं। अगर तुम दोनों यहाँ रुके तो ये चांदी पिघल कर तुम्हारे ऊपर गिर जाएगी। भाग जाओ यहाँ से। माँ जी ने उन्हें वहां से भगा दिया। कालू और गौरी को अपने कर्मों की सजा मिल चुकी थी। वे अब भी उसी टूटे फूटे घर में लड़ते झगड़ते रहते थे। दूसरी ओर रीमा, उसके बच्चे और नानी माँ उस सुंदर चांदी के घर में हंसी खुशी रहने लगे। उस कड़ाके की सर्दी में भी रीमा का घर प्यार की गर्मी से भरा हुआ था। वो जंगल जो कभी हरे भरे पेड़ों और पक्षियों की चहचहाहट से गूंजता था, आज खामोश था। कड़ाके की ठंड ने सब कुछ जमा दिया था। रीमा चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में अपने आने वाले बच्चे यानी उन अंडों को बचाने की कोशिश कर रही थी। बहू रीमा, ये ठंड तो अब मेरी हड्डियों में चुभ रही है। अगर आज लकड़ियाँ नहीं मिली तो हम शायद सुबह का सूरज न देख पाएं। माँ जी, आप हौसला रखिए। टुन्नू जी सुबह ही निकले हैं, वो ज़रूर कुछ ना कुछ ले आएंगे। उन्हें बस थोड़ी सूखी लकड़ियाँ और कुछ दाने मिल जाएं। लेकिन बाहर तो तूफान जैसा माहौल है। मुझे टुन्नू की बहुत चिंता हो रही है। वो बहुत समझदार है माँ जी, वो अपना ख्याल रखेंगे। आप बस इन अंडों के पास सट कर बैठिए, इन्हें ठंडी हवा नहीं लगनी चाहिए। इधर टुन्नू अपनी जान पर खेलकर भोजन की तलाश में भटक रहा था। उसकी आंखों में बस अपना परिवार था, उसकी पत्नी, उसकी बूढ़ी माँ और उसके 2 अंडे। हे भगवान, आज तो एक तिनका भी सूखा नहीं मिल रहा। अगर मैं खाली हाथ लौटा तो मेरा परिवार ठंड से मर जाएगा। मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। तभी टुन्नू की नजर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पड़ती है। वहाँ बर्फ के बीच एक लाल लाल सेब और कुछ सूखी टहनियाँ पड़ी थीं। अरे वाह, फल और लकड़ियाँ दोनों एक साथ। शायद भगवान ने मेरी सुन ली। टुन्नू तेजी से नीचे उतरता है। वो आसपास देखता है, सब शांत है। जैसे ही वो फल उठाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी ऊपर से एक जाल उस पर गिरता है। बचाओ, कोई है? ये जाल कहाँ से आ गया? अरे मैं तो फंस गया। झाड़ियों के पीछे से किसान निकलता है। आज तो शिकार खुद चल कर आया है। कितनी सुंदर चिड़िया है, इसे शहर ले जाकर बेचूंगा, अच्छे दाम मिलेंगे। मुझे छोड़ दो, मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे जाने दो। किसान ने बेरहमी से टुन्नू को एक छोटे से पिंजरे में डाला और अपनी बैलगाड़ी पर रखकर चला गया। ठीक उसी वक्त रीमा, जिसे अपने पति की चिंता हो रही थी, उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गई थी। रीमा एक ऊंचे पेड़ की डाल पर छिपी ये सब देख रही थी। नहीं टुन्नू जी, ये क्या हो गया? मैं उस विशाल मानव से कैसे लड़ूं? वो तो उन्हें लेकर जा रहा है। रीमा कुछ दूर तक बैलगाड़ी का पीछा करती है, लेकिन किसान बहुत दूर चला जाता है। रीमा लाचार होकर वापस लौटने का फैसला करती है। तभी घोंसले में एक हल्की कटक की आवाज होती है। अरे बहू, क्या हुआ? तुम अकेली क्यों आई हो? और टुन्नू कहाँ है? तुम रो क्यों रही हो? माँ जी, सब खत्म हो गया। एक निर्दयी किसान ने उन्हें जाल में फंसा लिया। वो उन्हें पिंजरे में बंद करके अपने घर ले गया है। मैं कुछ नहीं कर पाई माँ जी, मैं कुछ नहीं कर पाई। हे भगवान, ये कैसा न्याय है तेरा? अब हम क्या करेंगे? मेरा बेटा। दोनों का ध्यान अंडों की तरफ जाता है। अंडों का कवच टूटता है और उसमें से 2 नन्हे मुन्ने बच्चे बाहर आते हैं। उस नन्ही जान को दुनिया में आते ही अपने पिता की याद आई। ये देखकर रीमा और सास का दिल भर आया। जहाँ घर में खुशियाँ गूंजनी चाहिए थीं, वहाँ सन्नाटा था। पापा, पापा कहाँ है? मुझे पापा के पास जाना है। माँ, पापा को बुलाओ ना। मेरे बच्चों, तुम्हारे पापा बहुत दूर हैं। देख बहू, इस मासूम ने अभी आंखें खोली हैं और ये पिता को पुकार रही है। क्या ये अनाथ ही रहेगी? नहीं माँ जी, मेरे बच्चे अनाथ नहीं होंगे। मैं टुन्नू जी को वापस लाऊंगी। रोने से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ करना होगा। सास की बात और बच्चों की पुकार ने रीमा के अंदर सोई हुई हिम्मत को जगा दिया। उसने अपने आंसू पोंछे। रीमा ने जंगल के बीच वाले बड़े पेड़ पर सभी पक्षियों को इकट्ठा किया। वहाँ कालू कौवा, गौरी, कबूतर और मिट्टू तोता आए। सब ठंड से परेशान थे। अरे रीमा, इतनी ठंड में हमें यहाँ क्यों बुलाया?
क्या तुम्हें कोई खजाना मिल गया है? चुप रहो कालू, देखो तो सही रीमा की हालत कैसी है। साथियों, आज मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आई है। उस लालची किसान ने मेरे पति को पकड़ लिया है। मेरे घर में आज ही 2 नन्ही जान आए हैं और वो अपने पिता के लिए रो रहे हैं। मुझे आप सबकी मदद चाहिए। लेकिन रीमा, वो इंसान है, हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं? वो हमें भी पकड़ लेगा। जानती हूँ, पर क्या हम पक्षियों में एकता नहीं है? आज टुन्नू फंसे हैं, कल तुम में से कोई और हो सकता है। अगर हम सब साथ मिलें तो शायद उसे डरा ना सके, पर उसके दिल को पिघला तो सकते हैं। मेरे उन नन्हे बच्चों के लिए कृपया मेरी मदद करो। रीमा की आंखों में दर्द देखकर कालू का भी दिल पसीज गया। ठीक है, अब ज्यादा इमोशनल मत करो, हम चलेंगे, देखते हैं उस किसान की क्या मजाल। हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं रीमा। सभी पक्षी उड़ते हुए किसान के घर के आंगन में पहुंचते हैं। रीमा आवाज लगाती है। किसान की पत्नी बाहर आती है। रीमा उसे सारी बातें बताती है। माँ जी, मेरे पति को आज़ाद कर दीजिए, हम पर दया कीजिए, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। किसान की पत्नी को अपने पति पर बहुत गुस्सा आता है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मेरे पति ने थोड़े पैसों के लिए ऐसा किया होगा। मैं अभी तुम्हारे पति को बाहर ले आती हूँ। वो अंदर जाकर टुन्नू को बाहर ले आती है। उस समय किसान घर पर नहीं था। ये लो, इसमें भोजन है तुम सबके लिए, आराम से खाओ और साथ में ले जाओ। किसान की पत्नी रीमा से माफी मांगती है और उन सबको ढेर सारा अनाज देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। वे सभी खुशी खुशी से अनाज खाते हैं और अपने अपने घर वापस जाते हैं। अपने बेटे को देखकर बूढ़ी माँ की जान में जान आई। हाय मेरे प्यारे बच्चे, मैं आ गया। अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। आज अगर मेरे दोस्त साथ ना होते तो ये मुमकिन नहीं था। पर हाँ रीमा, अगली बार दावत का इंतजाम पक्का रखना। उस सर्द रात में भले ही बाहर बर्फीला तूफान था, लेकिन उस छोटे से घोंसले में प्यार की गर्माहट थी। जंगल में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। इस वजह से जंगल के पक्षियों को भोजन मिलना मुश्किल हो गया था। रीमा चिड़िया भोली भाली चिड़िया थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती। उसकी इसी आदत की वजह से कभी कभी दूसरे पक्षी उसे बेवकूफ बनाते और उसकी मेहनत से ढूंढा हुआ भोजन ले लेते। हर दिन की तरह आज फिर चिड़िया अपने भोजन की खोज में जाने वाली थी। बेटा, मैं भोजन लेने जा रही हूँ। आप दोनों बहन भाई घर में ही रहना। अगर कोई आए तो पूछे बिना दरवाज़ा ना खोलना। मेरे आने का इंतज़ार करना बच्चों। माँ, आप हमारे लिए कितना काम करती है। हाँ माँ, आप ये सब काम करते करते थक जाती है ना? नहीं बच्चों, एक माँ अपने बच्चों के लिए सब करती है और कभी थकती नहीं है। ऐसा कहते हुए चिड़िया घर से निकलती है। चिड़िया को कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा था। हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। रीमा चिड़िया उड़ते उड़ते दूर निकल जाती है और फिर उसे एक पुराने कुएं के पास चनों के कुछ दाने मिल जाते हैं। मेरे बच्चों को तो चनों के दाने बहुत पसंद है। बच्चे तो आज खुश हो जाएंगे, मेरे बच्चों का भोजन मिल गया। फिर रीमा चिड़िया वो चनों के दाने उठाकर वापस घर के लिए उड़ती है। रास्ते में जाते हुए रीमा चिड़िया को एक टूटे हुए घोंसले से किसी के रोने की आवाज आती है। रीमा चिड़िया वहां जाती है। भूख के कारण अब मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैं उड़ नहीं सकता और कोई मेरी मदद भी नहीं करने आया। क्या उल्लू दादाजी, आपको भोजन नहीं मिला? 2 दिन पहले किसी पक्षी ने मुझे एक नरम फल दे गया था। उसे खाए भी 3 दिन हो गए हैं। आप ये चनों के दाने खा लें। मैं ये चने अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही थी। मगर बेटा, आपके बच्चे क्या खाएंगे? आप मेरी चिंता ना करें, मैं तो उड़ सकती हूँ। मैं जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ। आप तो उड़ भी नहीं सकते हैं। आप ये दाने खा लें। फिर चिड़िया अपने चनों के दाने उस बूढ़े उल्लू को देकर अपने बच्चों के लिए कुछ और ढूंढने चली जाती है। चिड़िया उड़ते उड़ते एक जगह जाती है। उसे वहां चावल का एक पौधा नजर आता है। फिर चिड़िया उस चावल के पौधे के पास जाती है। मिल गया मुझे, मेरे बच्चों का भोजन मिल गया। कालू कौवा जो थोड़ी दूर बैठा था, बेवकूफ बनाता हूँ मैं इस चिड़िया को, तुरंत वहां आ जाता है। चिड़िया बहन, मुझे जल्दी से घर जाना है भोजन लेकर। तुम मुझे यह भोजन ले जाने दो। तुम कहीं और जाकर कुछ और ढूंढ लो। क्या हुआ कालू भैया? ये भोली भाली चिड़िया को कुछ भी बोल देता हूँ, ये सब कुछ सच मान लेती है। हाँ, वो ऐसा है ना
कि मेरी पत्नी बहुत बीमार है। मुझे जल्दी घर जाकर उसे भोजन देना है। फिर तो आप ये चावल लेकर जल्दी जल्दी घर वापस चले जाएं और दवा लेकर दे अपनी पत्नी को। चिड़िया वहां से उड़ जाती है। बीमार नहीं, बहुत भूखी है मेरी पत्नी। चिड़िया, उल्लू बना दिया मैंने तुम्हें, और तुम